आज तुम लोग बताओ कि तुम अपने बारे में क्या जानते हो, भारत के बारे में, समाज के बारे में क्या समझते हो इसको? भारत का समाज एक तो ये है कि बहुत उदार समाज है और हाँ। बहुत सारे संस्कृति वाला समाज है। यहाँ का जो दर्शन है वो ये है कि जियो और जीरो दो। पश्चिम जैसा नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ बोलते हैं मगर फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ देखो, फिटेस्ट। कथनी और करनी में फर्क है। उदार समाज तो फिर हमको उदारता दिखाई क्यों नहीं देती है? आज जो गड़बड़ जो चल रही है पूरी, उदारता कहीं दिखाई नहीं दी है लोगों को ना। ये तो बहुत बहुत भयंकर दिखाई दिया है लोगों को। अत्याचार, अन्याय, ये सभी दिखाई दिया है ना। उदार कहीं भी दिखाई नहीं देता है हम लोगों को अभी। वो कठोर दिखाई देता है। अब प्राचीन समय की तो बात है, देखिए जहाँ तक है अद्वैत की बात आती है, हम तो अद्वैत के सिद्धांत को मानते हैं। पाश्चात्य देश द्वैत सिद्धांत का है, इस्लाम भी द्वैत ही सिद्धांत है। इस्लाम द्वैत है मगर उनका सामाजिक जीवन अद्वैत का है, और हम लोग अद्वैत वाले हैं मगर हमारे पास बहुत बहुवाद है। खूब निर्लिप्तता की बात तो हम लोग करते हैं मगर बहुत बड़े पैमाने पे निर्लिप्त जीता है अमेरिका का आदमी। एक तरह से देखा जाए तो उसको तो किसी से लगाव ही नहीं रहता है, अपनी संतान से भी लगाव नहीं है उसको तो। बहुत निर्लिप्त भाव से तो वो लोग जीते हैं, है ना। ये सब बड़ा एक अजीब सा लगता है पूरा। तीन जो चीजें हैं, कभी कभी लगता है कि इस्लाम का बंधुत्व, ईसाइयों की सेवा भावना, सिखों की एकता, ये तीनों में से एक भी चीज हमारे लोगों के पास में नहीं दिखाई देती है। इस्लाम का बंधुत्व बहुत तगड़ा है, वो कहीं से भी रिश्ता निकालेगा। और ईसाइयों की सेवा बड़ी तकड़ी है यहाँ पर। यहाँ उनका बहुत कुछ चला है सेवा के बल पे ही, ईमानदारी से करते हैं। और जैसे अगर एक सरदार जी का अगर ट्रक खराब हो जाए तो रास्ते से जितने सरदार जी गुजरेंगे बराबर खड़े रह करके उसको पूछ के जाएंगे कुछ मदद की जरूरत तो नहीं है। आओ, ये चीज दूसरा कोई समाज नहीं करता है। कर निकाल के भाग जाएगा। हमें भिकमंगा भी नहीं होता है। भिकमंगे तो खैर हमारे पास थे नहीं, हमारे पास भिक्षा वृत्ति रही है, वो भिकमंगा नहीं है। हमारे पास तीन वृत्ति, कर्म वृत्ति, वैश्य वृत्ति और भिक्षा वृत्ति, ये तीन ही वृत्तियां रही है। सारा समाज ये तीन वृत्तियों में कहीं ना कहीं समा के है। कर्म वृत्ति में वो लोग हैं जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करते हैं। उनका जो जितना पदार्थ है, जैसे लकड़ी है, सोना है, चांदी है, या सारी ये जो चीजें है, कारीगर पूरा उसी वृत्ति में आता है, कर्म वृत्ति में आता है, जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करता है। और चेतन से चेतन की वृद्धि करने वाला जो है वो वैश्य समाज है। चेतन से चेतन की वृद्धि करता है वो। जैसे किसान एक बीज जमीन में डालता है और उससे 1000 बीज पैदा करता है। वो अपने हाथ से बीज तैयार नहीं करता ना। एक ग्वाला है 10 गाय से 100 गाय कर देता है, या एक भेड़ बकरी वाला है 100 बकरी से 1000 बकरी कर दे वो। तो इस तरह से जो चेतन की वृद्धि करता है वो वैश्य वर्ग में आता है, वैश्य। और उसके बाद है भिक्षा वृत्ति। भिकमंगे हमारे पास नहीं रहे, भीख मांगना नहीं रहा है, वृत्ति रहती है, धंधा रहा है। ऐसी बहुत जातियां हैं जो भिक्षा वृत्ति पर ही जीती। मगर बात ये आती है कि कर्म वृत्ति वाला और वैश्य वृत्ति वाला जो भी समाज रहा है, ये भिक्षा वृत्ति को अपने से बहुत ऊंचा मानता, भिक्षा वृत्ति वालों को। क्योंकि ये दो भी वृत्ति के लोग अपरा की व्यवस्था करते हैं और वो परा की बात करते हैं। ये दोनों समाज को समृद्ध बनाते हैं, भूमि को समृद्ध करते हैं। और भिक्षा वृत्ति वाला समृद्धि से निर्लिप्त रहने की बात करता है। समृद्धि ही हमारे लिए सब कुछ है ऐसा नहीं, उससे हटके भी हमारा कुछ और है, उसकी बात ये भिक्षा वृत्ति वाला समाज करता रहा है। इसलिए इनका काफी मान रहा है ये लोगों का। ये भिक्षा वृत्ति वाला समाज हमारे पास में बहुत तकड़ा रहा है। करीब कोई 7-8 हजार उपजातियां रही है इनकी। 7 वेल तेगल दांका उंडे लको। इनकी जरूरत क्या थी असल, क्यों ये लोग भिक्षा वृत्ति को अपनाए? कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है ना भिक्षा मांग करके किसी पर आधारित होकर के जीना। कहीं ना कहीं उनको भी शर्म लगती होगी ना, ये क्या है लोगों से मांग मांग के जीना है। मगर
उस चीज को बहुत श्रेष्ठ माना गया है हमारे पास में। इसलिए हमारे पास में क्या था, हिंदुस्तान में हर जाति वाले को साल में 5 दिन तो भिक्षा मांगना ही है, ये नियम था। यहाँ तो बनियों में भी वो रिवाज है। हाँ, ये रात में सांब शिव जी आए थे ना, ये भी 5 दिन के लिए भिक्षा के लिए निकलते हैं, अभी भी निकलते हैं ये लोग भी। ये बता रहे थे, अब तो अपने ही परिवार में ले लेते हैं समझो भिक्षा। तो भिक्षा यहाँ सबके लिए जरूरी थी। 5 दिन, कम से कम 5 दिन मांगना। बहुत सारे समाज को हम लोग देखे हैं भिक्षा मांगता हुआ। उद्देश्य कई तरह के हैं, क्योंकि हमारा सब बहुत कुछ भिक्षा पे जब भिक्षावृत्ति इसलिए महत्वशाली है कि तुमको समाज से संबंध बनता है, एक रिश्ता बनता है। हमारी पूरी पढ़ाई भिक्षावृत्ति पे हुई है ना, पढ़ाई भिक्षावृत्ति पर होती थी। जितने भी गुरुकुलों में पढ़ने वाले लड़के रहते थे, ये सबको भिक्षा मांगना ही पड़ता था। समाज को बहुत नजदीक से देखने का वो एक ढंग है, समाज की सही परिस्थिति जानने का वो एक ढंग है। मैं एक बार गया था अछमपेट, महबूबनगर के इलाके में, तो एक संस्था वालों के साथ में गया था। तो संस्था वालों के साथ गए तो ये उस दिन एक मीटिंग लगा के बैठे। तो लंबाड़ों की बस्ती, वो छोटी सी बस्ती लंबाड़ों की। तो मैं वहाँ जाते ही थोड़ी देर में मेरे को तो लगी भूख। तो मैं एक लंबाड़े को बुला करके बोला, देखो भाई मेरे को लगी है भूख, कुछ खिलाओ। तो कहाँ खाना मांग लिए गुरुजी आप? हाँ, तो भी चलो खाना खिलाएंगे करके। वो उस छोटी सी बस्ती में घर घर घुमा, किसी घर में खाना नहीं। एक घर में से एक कटोरी दाल निकली, एक घर में से थोड़ा सा दलिया निकला, बाकी उनके पास में हंडियों में भी कुछ नहीं था पका के खिलाने के लिए। तो बहुत सारे घर घूमे, तो एक कटोरी दाल और एक कटोरी घटका दलिया मिला। मैं खाया, आके मैं इनको खूब गालियां दिया, ये सभा लगा के बैठने वालों को। क्यों? बस्ती में किसी के पास खाने को नहीं है और तुम सभा लगा के बैठे हो। आज शाम के खाने का इंतजाम करके जाते क्या? किसी के पास शाम के खाने के लिए भी नहीं था वो घरों में। और ये लोग कह के अपना दरबार लगा के बैठे हुए हैं, सबको आज कोई काम पे मत जाओ, सब यहाँ रहो, आज मीटिंग करना है हम लोगों को करके। तो गोपी कृष्णा एक साथ में गया थे, तो मैं आके खूब गालियां दिया। मैं घंटे भर में मीटिंग खत्म करो, अपनी जो सभा करना है खत्म करके भाग जाओ यहाँ से। इनको काम वाम करने दो, कुछ तो करने दो इनको बेचारों को, शाम में खाना खाना है ये लोगों को। तो ये तभी मालूम पड़ता है जब हम लोग बाहर निकलते हैं। कुछ मांगने के लिए निकलेंगे तो आगे वाले की परिस्थिति पता चलती है, मनस्थिति भी। हाँ, मनस्थिति भी है। तो भिक्षावृत्ति का एक रहा है। अपने पास की भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी आय के लिए नहीं थी, व्यय आधारित। हर एक को खर्चा करना होता था, हर एक की कमाई कैसे बढ़ाई जाए ऐसा नहीं था, हर एक कैसा कमाना है ऐसा नहीं था, हर एक कैसे खर्च करना है ऐसा था। व्यापार हमारे पास लाभ के लिए था, लोभ के लिए नहीं। लाभ तो कई तरह के, लोभ इन सारे लाभ को खत्म करता है। लाभ तो बहुत सारे संबंधों को बनाता है, संबंध बनाना भी एक लाभ है। लोभ में तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। लोभ में एक ही चीज मिलता है, लाभ तो बहुत तरह का है, रिश्तों का लाभ है, संबंधों का लाभ है, ये सारा लाभ ही लाभ है पूरा। तो व्यापार पूरा हमारे पास में लाभ के लिए था, लोभ के लिए नहीं। जब गांव की व्यवस्था की गई होगी, तो गांव की व्यवस्था में जब व्यापारियों को रखा गया होगा, वाणिज्य करने वालों को, तो क्यों रखा गया होगा? आ बैल मुझे मार बोलने के लिए क्या? हाँ भाई तुम लोग हमको लूटो, उसके लिए थोड़ी रखा गया था इनको। ये वो लोग थे कि जो गांव की समृद्धि कैसे बढ़ा सकते हैं। अब वो समृद्धि नहीं बढ़ा करके गांव को कंगाल करने के पक्ष में आ गया, तो फिर इनको क्यों रखेंगे गांव के अंदर? तो उस समय व्यापार का मतलब कुछ और ही था। व्यापार में वाणिज्य भी एक हिस्सा है पूरा, वैश्यवृत्ति में वाणिज्य एक हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है जो गांव में नहीं चल सकता। गांव का व्यापार का ढंग अलग था। बात यह है कि गांव किसको कहा जाए, ग्राम की क्या भरी परिभाषा है, किसको गांव कहा जाता है? समूह है, परिवारों का समूह। हाँ, कुछ परिवारों का समूह। क्यों ऐसा जीना है? वो लोग क्यों जीना है इकट्ठा होकर के? गांव का मतलब क्या होता है? जब जिस समय पर जीने की कोशिश की गई, कुछ तो सोचा गया होगा ना उस बारे में कि जब ऐसा जीना है तो क्यों जीना है भाई ऐसा।
लोग तो अपना अपना भी कहीं कहीं जी सकते हैं ना, तो उस तरह से जीने की कोशिश क्यों की है? कुछ तो फायदा होना है ना एक को दूसरे से, नहीं तो क्या मतलब है फिर जीने का? उसे समूह में एक दूसरे का नहीं सोचा जाता है, वो समाज में सोचा जाता है। तो पहले ये चीज हम लोग खुलासा कर ले पूरा अच्छे से कि ग्राम किसको कहते हैं, समाज क्या है, सामाजिकता क्या है। समाज किसे कहते हैं? समाज की एक ही परिभाषा है, प्राणी समूह, कि जो अपने चारों तरफ है वो समाज है। तो समाज प्राणी समूह कहते हैं। तो क्या हम ही प्राणी है क्या? ये पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब क्या है फिर? ये सब प्राणी है। ये जैसे प्राणी है हम भी एक प्राणी है, उतना ही। समाज का मतलब होता है प्राणी समूह जो जीता है। फिर सामाजिकता, जैसे ही प्राणी समूह सहज ही अपना कर्तव्य निर्वाह करता है। वृक्ष को प्राणवायु देना है, देगा। घर में कुत्ता बंधा हुआ है, पराया आदमी आया है, भौंकेगा। कुत्ते को ये तो नहीं बोलना पड़ता कि पराया आदमी आया भौंक, वो अपने आप भौंकेगा। तो ये सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सहज ही अपना कर्तव्य निर्धारित करके वो करते हैं। जिस दिन मनुष्य इन सारी चीजों के लिए कर्तव्य निर्धारित करके जीना चालू करता है तो वो सामाजिक कहलाता है। जब इन सारी चीजों के प्रति कर्तव्य निर्धारित करके जीता है तो वो सामाजिक कहलाता है। सिर्फ अपनी तरह के लोगों के लिए कर्तव्य नहीं, उसमें ये सारी चीजों के लिए कर्तव्य हो जाता है इसका, और वो निर्धारित करके जीता है तो वो सामाजिक होता है। तो ये सारी ये चीजों के ऊपर में हमारी व्यवस्था पूरी बनी थी कि कम से कम हम सामाजिक होकर के तो जीना है, असामाजिकता से नहीं जीना है, सामाजिक होकर के जीना है। तो कैसे होने से हम सामाजिक जीवन जिएंगे? तो ग्राम की क्या परिभाषा रही है हमारे पास में? पंजाब में पिंड कहते हैं ना गांव, और उत्तर हिंदुस्तान में देहात। पिंड का मतलब होता है एक शरीर, और देहात का मतलब भी यही है कि जो देह के भीतर है वो एक शरीर है। तो इसका मतलब है गांव अपने आप में एक शरीर, एक देह माना जाता था। जैसे हम अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं तो ऐसे ही मानस के लोग कि जहाँ हरेक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग जहाँ इकट्ठा होकर जीते हैं वो ग्राम कहलाता है। वहाँ हरेक के प्रति हरेक की जिम्मेदारी हो जाती है। वहाँ ये नहीं कि कुछ लोग हुकूमत चलाएंगे और बाकी लोग गुलाम रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। वहाँ तो हरेक को जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। तो जहाँ हरेक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग जहाँ इकट्ठा होकर जीते हैं वो ग्राम कहलाता है। वो एक शरीर की तरह अपने आप को मानता है पूरा। तो ये चीज हमारे पास में रही है जिसके आधार पे हमारा सब कुछ बना था, भारतीय सब कुछ बना था। गांव की व्यवस्था पे बात करेंगे या किसी और पे। तो ग्राम, तो गांव हमारे पास में कैसे कैसे बने हैं पूरे। तो एक तो है हमारे पास में यहाँ गुड़ा जिसको बोलते हैं या पल्ले जिसको बोलते हैं। पल्ले और गुड़ा में फर्क है ना। गुड़ा में होता यह है कि जहां एक ही इस तरह का समाज जीता है वो भी एक गांव है। जहाँ एक ही तरह का काम करने वाला एक ही तरह का समाज जीता। कस्बे में बहुत कुछ हो जाता है। तो हमारे पास में जैसा रहा है कि एक 20 किलोमीटर का जो एरिया रहा है वो देहात माना जाता है, वो पूरा एक परसेंट। क्योंकि ऐसे जीना क्यों पड़ता है लोगों को? जहाँ जिसका रॉ मटेरियल मिलता है। अब जैसे कुम्हार है, कुम्हारी मट्टी सब जगह नहीं मिलेगी या कोई भी मटेरियल सब जगह नहीं मिलता है। तो जहाँ वो मिलता है वहाँ उनका समाज इकट्ठा होकर जीता है। अब जैसे इस इलाके में, बोध के इलाके में बहुत जुलाहे थे। यहाँ 1960 तक, 55-60 तक 32,000 मग्गम था। 32,000 मग्गम नर्सिटी। और बोध का इलाके में बहुत ज्यादा था, क्योंकि कपड़ा बुनने वाले लोगों को नमी वाला वातावरण चाहिए, सेमा उंडाले वातावरण को। ऐसी जगह पे लोग गांव बना लेते हैं अपना। तो बोध का इलाका है वो नमी वाला इलाका है।
तो वहाँ बहुत जुड़ा है, काफी तरह की जुड़ा है, वहाँ रहे हैं बोध के इलाके में। बाकी जगहों पे रहे हैं, कंबल वंबल बनाने वाले लोग रहे हैं, पर जो महीन काम करने वाले लोग हैं वो वातावरण को देखते हैं, उनके लिए नमी भरा वातावरण होना चाहिए। बाकी वैसे बुनती होती है, नहीं करके नहीं, वो तकलीफ होती है, धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, ये सब कुछ है। इस तरह से सब बहुत जगह जगह पर भी ये है, पर ये सारे लोग मिलकर के ग्राम ही कहलाया है, क्योंकि वो इन सब पर उनका ये करता था ना, ये सब पर आधारित वो लोग जीते थे गांव का। गांव यहाँ बसाने के बहुत सारे ढंग रहे। चाणक्य गांव बनाने की पद्धतियां बताया था। పల్లెలో కొన్ని రకాల పనులు చేసేటోళ్ళు ఉంటారు, ఊళ్ళలో ఒకటే రకమైన ఒకటే భాషోళ్ళు ఒకటే రకమైన పనులు చేసేటోళ్ళు ఉంటారు। ऐसा है, बूढ़ा में एक ही भाषा के एक ही तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं, उनका सब कुछ अपना एक ही चलता है। पल्ले में ऐसा नहीं है, पल्ले में कई तरह के काम करने वाले हैं। और गांव में बहुत तरह की, कम से कम 18 तरह की कारीगरी होती है। अब गोंडों का गुड़ा माना जाता है ना, जहाँ तकरीबन एक ही गोत्र वाले लोग रहते हैं या एक ही तरह के काम करने वाले लोग रहते हैं। वो अभी मड़ावी है तो बहुत बड़ी संख्या मड़ावियों की होगी, या कहीं मेसरा में तो बहुत बड़ी संख्या उनकी होती है। एक ही तरह के भाषा वाले, एक ही तरह के काम वाले लोग होते हैं। तो ये जितने भी अभी यहाँ के गांव बसे हुए हैं, ये सब बहुत नए गांव हैं, अति प्राचीन गांव नहीं है ये सब कुछ, ये तो नए बने हुए हैं। पहले के जो गांव हैं, इस इलाके के जो गांव हैं, वो एक पद्धति से बने, तो ये गांव को देख करके चाणक्य की पद्धति समझ में आती है। चाणक्य गांव बनाने, गांव बसाने की पद्धतियां कायम किया कि गांव कैसा होना चाहिए, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी कितनी होना चाहिए, कम से कम 2 कोस या 3 कोस के भीतर में दूसरा गांव होना चाहिए, उससे ज्यादा दूर नहीं। एक गांव से दूसरा गांव दिखते रहना चाहिए। तो कैसा, क्यों ऐसा चाहा वो कि अगर एक गांव में आग लग जाए तो आसपास के गांव के लोग वहां पहुंच पाना है सहायता के लिए। और एक गांव में कुछ गड़बड़ हो जाए, डकैती अगर पड़ जाए, तो इनकी आवाज सुनकर के आसपास के गांव के लोग सतर्क हो जाना है। तो ये सारी चीजों की सुरक्षा को लेकर के वो गांव के निर्माण की बात किया था कि कैसे कैसे कितनी दूरी पर एक गांव बसना चाहिए। ऐसे तो गांव वो बनाए थे चाणक्य के भी अपने, मगर उसके पहले के भी जो बहुत सारे गांव हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यहाँ के जितने गांव, पुराने गांव, तो 4वीं-5वीं शताब्दी में कभी रहे होंगे जो गांव, तो वो 3 तरफ पहाड़ और एक तरफ नदी को देख करके गांव बनाए थे। मगर गांव बनाने की हमारी अपनी पद्धतियां पूरी। जब गांव की भूमि परीक्षा करते थे तो एक टोकरे में 9 धान्य लेकर के जो चलता था, वो टोकरे को बोलते पाटला, और उसको जो लेकर के चलता था वो पटेल माना जाता था। तो वो जो जा करके वो भूमि की परीक्षा करता है, 9 धान्य जगह जगह पर डाल करके देखता है कि वो सही समय पर अगर अंकुरित हो गए हैं तो वहां गांव बसा ले। खेती के योग्य बड़ी अच्छी जमीन है। फिर 9 तरह के धान्य अगर अपने समय से अंकुरित हो गए हैं, हर एक का समय रहता है ना, 2 दिन में, 3 दिन में, 24 घंटे में, वो सब अंकुरित हो गए तो वो भूमि काबिल है, वहां गांव बसा करके रह सकते हैं। मगर गांव का शिवार जब बनाया जाता था, वो कि एक गांव की संख्या कितनी है, इनको कितना सब कुछ चाहिए, उस हिसाब से। और उसमें ये तय किया गया था बड़े पक्के से कि कम 500 साल तक तो कोई जीने के लिए यहाँ से बाहर नहीं निकलना। 500 साल तक ये संख्या कितनी हो सकती है, तो उतने लोगों की कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, उतनी भूमि पर वो लोग उसको बना, उसका शिवार कायम करते थे वो लोग, कि शिवार, उसको सीमा, गांव की शिवार बोलते हैं यहाँ पर, वो सीमा कायम की जाती थी कि इतना संख्या कम होगी या ज्यादा होगी तो इतनी जमीन में तो हो सकता है सबका निर्वाह हो सकता है, उस हिसाब से कर देते। कि 500 साल का क्यों रखे, हमारे पास में प्रकृति का नियम माना जाता है कि 500 साल तक जनसामान्य बढ़ता है और 500 साल तक जंगल बढ़ता है। ये प्रकृति का नियम है। 500 ఏళ్ళ దాకా అడవి పెరుగుతుంది, 500 ఏళ్ళ దాకా जनसामान्य పెరుగుతుంది।
500 साल तक जन सामान्य बढ़ता है, फिर जंगल बढ़ना चालू होता है, जन सामान्य घटना चालू होता है, जंगल बढ़ना चालू होता है, फिर जन सामान्य बढ़ता है, जंगल खत्म होता है। तो ये प्रकृति का एक नियम है, ऐसा मानते हैं लोग, उतनी व्यवस्था लोग कर लेते थे। तो हाँ भाई, ये बहुत अच्छे से ये देखा जाता था कि एक चींटी अपना आहार ढूंढने के लिए कितना दूर जाती है, ज्यादा 10-20 गज, है ना, उससे ज्यादा दूर तो नहीं जाती है। एक गाय बकरी है, अपना आहार ढूंढने के लिए कितना दूर जाती है, ज्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उससे बाहर तो नहीं जाती है ना। एक पक्षी अपना आहार ढूंढने के लिए कितना दूर जाता होगा, ज्यादा 5-6 किलोमीटर, फिर शाम में उसको अपने घोंसले में आना ही है लौट करके। तो इस तरह से कि फिर एक आदमी को अपना आहार प्राप्त करने के लिए कितनी जरूरत है, कितनी जगह की जरूरत है। सुबह में वो काम के लिए निकले और शाम को लौट करके आ जाए घर। उस समय का साधन बैलगाड़ी से लेकर के जाए और काम करके लौट के आ जाए। तो उस सीमा तक का वो शिवार कायम किए थे कि इसमें आदमी जी सकता है, 12 महीने इसको इसका आहार मिल जाएगा, इससे बाहर इसको जरूरत ही नहीं। अगर बैलगाड़ी लेकर के जा रहा है, आधा दिन उसको जाने में निकल जाए, फिर आधा दिन आने में निकल जाए, काम कब करेगा? जाने आने में ही सब, इतनी अगर बड़ी सीमा कायम कर ली जाए तो वो थोड़े समय में पहुंचे, काम करे अपना भरपूर, फिर लौट के घर भी आ जाए शाम। तो वो सीमा बनाई गई, वो ज्यादा 20 किलोमीटर होती है, गांव के 5-6 किलोमीटर इधर 5-6 किलोमीटर उधर, उससे ज्यादा दूर तो नहीं होगा। इस तरह की सीमाएं कायम की गई थी कि आदमी को अपना आहार प्राप्त करने के लिए कितनी भूमि की जरूरत होगी, कितना दूर जाना है इसको, बस है उस सीमा में वो जी सकता है, जी लेना है। बाकी सारे पशु पक्षियों को 12 महीने उसमें आहार मिलता है, तो आदमी को क्यों नहीं मिलेगा? आदमी को मिल जा सकता है ना, तो उतनी सीमा बस है, उससे बाहर की लोग कोई कभी कल्पना नहीं की है। तो उस तरह की एक व्यवस्था को कायम कर ली इतना पूरा कि इसी सीमा में हम जी सकते हैं, इसके बाहर के हमको जरूरत ही नहीं है। तो वो सीमा अभी एक 10-20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। एक गांव का शिवार, अब ये देखो, अभी आदिलाबाद बस्ती रही है तिरपल्ली का इलाका, और ये जो आश्रम है इसके बाद फिर ये मावाले का मावाला आ जाता है। ये सड़क के उस पार का इलाका मावाला माना जाता है, ये आदिलाबाद है। तो ये इसके चारों तरफ की इतनी जमीन ही है। गांव का जब सीमा बंधन करते थे तो ये सारी प्रदक्षिणा करना पड़ता था ना, सीमा बंधन। यहाँ एक मैं बताऊंगा बीच में सीमा बंधन कैसे होता था, क्या क्या होता था। तो ये सारा हिस्सा घूम लेना है, तो एक रात भर में पूरी प्रदक्षिणा हो जाना चाहिए गांव की। कई तरह की प्रदक्षिणाएं रही है ना हमारे पास में, कुछ तो गांव की ही प्रदक्षिणा रही है, कुछ गांव की सीमा की प्रदक्षिणा रही है, जो निरंतर चलते रहती थी अपने पास में, निरंतर चलते रहती थी। गांव की प्रदक्षिणा तो हमेशा चलते ही रहती थी। कोई ना कोई ग्रुप निकला ही रहता था अपना डिंडी लेकर के, डिंडी वो भजन गिजन करते हुए चलते रहते। हमारे बचपन तक ये चला है, गांव की सीमा की प्रदक्षिणा पूरी गांव के चारों तरफ घूमते रहते थे। तो इतनी ही परिधि में हम लोग आसानी से जी सकते हैं, वो एक व्यवसाय लोग बना लिए थे। बड़ा मजा आता है कई बार, ये गांव के लोग जो देखते रहते हैं, गर्मियों में जब पंछियों को कुछ आहार नहीं मिलता है ना, तो चींटी क्या करती है कि भीतर से अनाज निकाल के बाहर फेंक देती है, तो ये पंछी उसको खाते हैं। जब बरसातों के बाद जब चींटियों को कुछ मिलता नहीं है, तो ये पंछी खेत में से अनाज लाके, भुट्टा वट्टा लाके वहां फेंकते रहते हैं, ये चींटियां उसको इकट्ठा करते रहती है। ये होता है, देखो ये जो कीड़े मकोड़े तक एक दूसरे का सहयोग दे लेते हैं। यहाँ कई बार बताते, देखो अभी तो चींटियों के लिए पंछी आहार ला रहे हैं, वो लेकर के आएंगे, झाड़ के ऊपर से नीचे गिराते जाएंगे, तो कंकुड़ वाटकुनी असते ये वाटकुनी चढ़, और ये चींटियां वो इकट्ठा करते रहती है। जब गर्मियों में कहीं कुछ नहीं मिलता है तो चींटियां ये बाहर निकाल के फेंकती है, तो ये चिड़िया बिड़िया, ये चरिंदे परिंदे वो खाते रहते हैं। ये चलता है, देखो कभी कोई ध्यान नहीं देता है, मगर ये सब कुछ ये प्रकृति में चलते रहता है बड़े अच्छे से। यहाँ के तो काफी लोगों का ये अध्ययन रहा है। मेरे पास जो कोलाम बच्चे थे वो ये चीजें बहुत बताते थे,
कैसा होता है गुरु जी, देखो ये सब कुछ ये करते रहते हैं। तो उनको वो लोग तो देखते रहते थे। गुलाम बच्चों का बहुत अच्छा अध्ययन था सारी चीजों के प्रति, कि कौन सा पंछी कैसे अंडे देता है, कहाँ देता है, उसकी सुरक्षा कैसे करना है, ये सब वो लोग जानते थे गुलाम बच्चे। मगर जब शुरू में गुलाम बच्चे स्कूल में आते थे तो उनको प्रकृति पर्यावरण का बहुत अच्छी जानकारी। ये गर्मियों में बहुत बड़े तूफान चलते हैं यहाँ पर, अब जरा कम हो गए हैं। उस समय बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत बाद इतने बड़े बड़े मेंढक दिखाई देते हैं, पीले मेंढक। तो उनका बोलना ये रहता था कि आसमान से गिरते वो बारिश में गिरते हैं करके। वो मेरे को उनकी थैलियां बताए, एक झाग की तरह नुरगुल एक काउंटर सांची आदि वार्ता अभी ना कुछ दींट के दिए थे माटे। और ये मेंढक बाद में पंछी बन जाता है, उसको पक्षी रेकल अच्छे से माला कानवाड़िया कपल, थोड़े समय के बाद में फिर उसको पंख आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो लोग बताते रहते हैं। और कि कौन सी मक्खी कैसे, जो उसकी जो विष्ठा है कैसी रहती है, कोन्नी ईगदेमो पुरुगुले रहते कीड़ों की टट्टी करती है। तो ये सारी चीजों का वो लोगों का अध्ययन था, काफी अच्छा हो बच्चों का। अब उसके बाद के बच्चों में ये गुण नहीं रह गया है समझो, क्योंकि वो उसी परिधि की हर चीज की जानकारी वो लोग लेकर के रखते थे। एक 10-20 किलोमीटर में ये हो सकता है, बहुत अच्छा हर सारी चीज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं ना। तो इसलिए वो लोग उतनी ही सीमा की परिधि बना लिए थे। तो गांव बनाते समय पे जब ये पटेल नवधान्य डाल करके देखने के बाद वो भूमि का पूजन करते हैं। भूमि पूजन होने के बाद जो गांव बसाया जाता था तो उसको बड़े सुंदर ढंग से कायम करते थे कि वायु कैसी दिशाओं से चल रही है, तो जिनका आग का काम है वो किस दिशा में उनके घर रहना चाहिए। जितने कुम्हारों के घर होते हैं वो आग्नेय दिशा में होते हैं, कमर और डोरा आग्नेय दिशा में उनके घर बनाना है, क्योंकि हमारी पूरी हवा पश्चिम और वायव्य से चलती है और इनका पूरा आग का काम है। तो अभी तक घर के चूल्हे से गांव जला है पता चलता है, मगर कुम्हार के आवे से गांव जला है ऐसा कभी सुना ही नहीं आता। कुम्मर याम तो नहीं वो रेखी गाल ले। तो वो पूरी दिशाओं को देख करके एक एक समाज को बैठाते थे कि ये यहाँ रहने से ठीक रहेगा, ये यहाँ रहने से ठीक रहेगा। हर एक की दिशाएं थी पूरी। चर्मकार लोग पूर्व की तरफ ही होते थे, पूर्व और उत्तर की तरफ, क्योंकि उनका पानी उधर निकल जाना है, बाहर निकलना है सीधे से। पानी बहुत गंदा पानी होता था, वो पानी कैसे किधर निकलना है वो। तो ये ढलाने वाला ने ये सब देख करके गांव का निर्माण किया। आदिलाबाद भी जो बस्ती है बहुत सुंदर ढंग से बसी हुई। यहाँ पर जैसे है कि वास्तु के हिसाब से पूरा, यहाँ जो कलेक्टर ऑफिस है बहुत ऊंची जगह पर, एसपी ऑफिस जो है बहुत ऊंची जगह पे, वहां से पूरा गांव दिखाई देता है। और यहाँ का सबसे बड़ा जो तालाब रहा है वो पूरा ईशान्य दिशा में रहा है। पूरी ढलान को लेकर के ये गांव बसा है आदिलाबाद पूरा। और बचपन में इतना सुंदर गांव था ये पूरा कि हर एक के घर बहुत अच्छे घर थे, 2-2 मंजिला मकान थे हर एक के। और देश पांडे लोग यहाँ बहुत रहे, जमींदार लोग, उनके घरों में और दूसरे लोगों के घरों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। 2-3 ही बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, वो भी ऐसे ही आज का क्लर्क उससे बड़ा घर बना ले रहा है, खूब बड़े बड़े। वो घर जो है जितने भी है 2-2 मंजिला मकान थे पूरे लोगों के, और एक ही डिजाइन के। ब्राह्मणों के मकान भी 2 मंजिला थे, बनियों के भी 2 मंजिला मकान, किसानों के भी 2 मंजिला मकान, तो हरिजनों के भी 2 मंजिला मकान थे, कुम्हारों के 2 मंजिला मकान थे पूरे यहाँ पर। वो एक शहर थी पूरी। और उसके साथ साथ में पानी, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। बार बार निर्माण यहाँ होता नहीं था। अब सीमेंट आने के बाद में क्या है कि सारी बस्ती में निर्माण चलते ही जाए,
चलते जा रहा है, कोई गली या कोई जगह खाली नहीं है, वो बनते ही जा रहा है, निर्माण चलते ही जा रहा है अभी, क्योंकि हर 10-15 साल में घर तोड़ रहे हैं बना रहे हैं, हर 10-15 साल में घर तोड़ रहे हैं बना रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, कभी कोई घर बनता था, कभी कोई घर बनता था गाँव में। तो गाँव में घर बनाना उस टाइम पे एक तरीके की पद्धति थी पूरी, कभी किसी का घर बनता था, बहुत सालों के बाद में। उस समय तक सबके घर, या नक्काशी वालों के घर जो थे वो सबसे सुंदर घर, जमींदारों से भी सुंदर घर उनके थे, 2-2 मंजिला मकान। नक्काशी वाले, नक्काशोल जो कारीगरी का काम करते थे, पेंटिंग वेंटिंग बनाते थे, उनके घर, वो खुद कारीगर रहने की वजह से उनके घर बहुत सुंदर थे। यहाँ पर अभी भी दिखाई देते हैं, 2-2 मंजिला मकान है उनके, बड़े विशाल विशाल मकान, और काफी। तो वो आपस में जब घर बना लेते हैं पूरे, तो एक की रसोई से दूसरे की रसोई के लिए रास्ता है, अंदर ही अंदर सबके रास्ते रहते हैं, ये रास्ता पूरा। तो एक घर में घुसो तो कई घरों में घुस करके आदमी बाहर निकलता है। नक्काशी वाले के एक इधर घुसते थे हम लोग किनारे पे, अंदर कई घरों में घुस करके फिर कहीं जाकर के बाहर निकलते थे, अलग अलग नहीं होते थे सबके। दीवार भी रहेंगी तो रास्ता जरूर रहेगा। यहाँ अभी पुरानी बस्ती में सब ऐसे ही घर पूरे अंदर सबके रास्ते रहते हैं। तो वो एक खास बात रही है इस बस्ती में। वो ना घर बनाने के उनके अपने एक डिजाइन रहे हैं, मगर घर वर भी जितने बने हैं पूरा प्रकृति पर्यावरण को देखकर, ये नहीं कि कुछ भी बना देना है, कि कैसा आसपास का वातावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, पेड़ पौधे कैसे है, उससे मिलता जुलता घर बनाना है। इस इलाके में, हमारे इलाके में पूरे 4 तरह के मकान हैं, एक शाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुशाला। आदिलाबाद के मकान एक शाला के हैं, चेन्नूर के मकान द्विशाला के हैं, बाकी लक्षटीपेट एगरा की और बाजू में इलाके के मकान त्रिशाला के हैं। यहाँ भैंसा एगरा के इलाके में चतुशाला मकान है, इनका अपना एक ढंग रहा है पूरा। यहाँ तकरीबन एक शाला के मकान रहे हैं, यहाँ द्विशाला त्रिशाला नहीं रहा है। तो ये उस समय के मकान बनाने के, वो एक एक इलाके को लेकर के, वहाँ के प्रकृति वातावरण को लेकर के उससे मिलता जुलता डिजाइन किया है हर चीज का। देवालयों के डिजाइन भी ऐसी किए हैं। तुम तंजौर का मंदिर कभी देखेंगे, तंजौर का जो बृहदेश्वर वाला है वो देखो, और कैलाश की तस्वीर देखो, दोनों को रखो तो दोनों एक ही जैसे। दूर से कैलाश देखने पर जैसा दिखाई देता है, बृहदेश्वरालय भी वैसे ही बनाया गया। कैलाश में कितने पहाड़ियां हैं, कितने शिखर है, उस हिसाब से यहाँ भी उतने शिखर बनाए गए हैं। दोनों की तस्वीर देखने पे एक ही जैसा नजर आता है, बहुत सुंदर वो। तो ये सारा एक अध्ययन, वो लोग काफी बढ़िया एक अध्ययन कर आकर के ये गाँव का निर्माण गिरमाण किए थे ना। ये एक शाला दुशाला कैसा मालूम करना। एक शाला जो है कि जहाँ एक ही तरफ पूर्व पश्चिम को लेकर के मकान बनता है। द्विशाला अंग्रेजी के यल के आकार का आ जाता है। त्रिशाला में 3 हिस्से हो जाते हैं। अभी आप कभी हैदराबाद जाते रहे तो ये आरमूर फारमूर के जितने मकान आए सब त्रिशाला के हैं, देखा सामने, और 2 ऐसे रहते हैं यू आकार के। अभी परसों लोग जाते समय बताया था मुन्ने को भी, वो त्रिशाला के मकान है। और ये धर्मपुरी में पूरे चतुशाला के मकान, चारों तरफ रहेगा, बीच में आंगन रहेगा, उसके बीच में आंगन है। और भैंसा के इलाके में भी वैसे मकान है। और ये धर्मपुरी में पूरा धर्मपुरी वैसे ही चतुशाला है। वेमुलवाड़ा पूरा द्विशाला का, द्विशाला त्रिशाला में चेन्नूर द्विशाला का घर है पूरे। इसमें भी साइंस है क्या? हाँ बहुत है। कुछ इलाके की कुछ बीमारियां होती है, उससे बचने के लिए उसे कुछ घर बनाए जाते हैं। एक इलाके में कुछ खास बीमारियां रहती है, उससे बचना है तो कैसे करना है, कैसे रहना है, वायु किधर से आना है, क्या होना है, ये सब कुछ उसका अपना एक विज्ञान है। वो अपना एक विज्ञान है, समझो कि कैसे घर में रहने से क्या होगा। वास्तु नहीं, वास्तु नहीं, वास्तु नहीं, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पे ये होता है। अभी यहाँ मठ है,
गोपाल कृष्ण मठ है, पता नहीं हुआ क्यों जितने भी महंतों को देखे हम उसको दमा की शिकायत देते हैं, उनको अस्थमा हो जाता है। अभी भी जो है उसको भी जवान लड़का ही है, मगर मेरे को लगता है इसको भी हो जाएगा अस्थमा, क्योंकि जैसा वो बना हुआ है पूरा, वो डिजाइन उसका कारण है उसको हो जाने के, और कोई भी रहे उसको हो जाए अस्थमा। तो ऐसा है क्या है अपने पास में, जैसे कि हर कार्ती में एक कीड़ा पैदा होता है, हर नक्षत्र में एक कीड़ा पैदा होता है, तो कीड़े को खत्म करने की बजाय कीड़े से अपने आप को कैसे बचा लेना है, ये अपने लोग सोचते हैं। वो तो होगा प्रकृति में, मगर उससे हम अपने आप को बचा ले सकते हैं ना, उससे अपने आप को कैसे बचाना, ये काफी पद्धति है। घर भी उसमें एक आता है ऐसे कि इस वातावरण में, क्योंकि हर एक जगह का पानी ये अपने पास में बहुत बड़ा एक है खाता, किसी एक मत्स्य पुराण, किसी एक पुराण में, कि हिंदुस्तान की जितनी नदियां हैं, जितनी भूमि है, इन सबके पानी की क्या खासियत है। गंगा का पानी वात करता है, पित्त करता है या कफ करता है, तो हर नदी के पानी का एक गुण है, कहीं का पानी वात करता है, कहीं का पानी पित्त करता है, कहीं का पानी कफ करेगा। तो ये सब जगह के पानियों का है। तालाब के पानियों का भी वो लोग काफी अच्छा एक बार ये अध्ययन किए हैं कभी, कुएं के पानी का भी, हर इलाके के कुएं के पानी का क्या गुण है, ये बहुत बड़ा है। मेरे पास में कहीं एक कागज पड़ा हुआ है पूरा, ये लिस्ट इसका मैं कहीं से निकाला था इसको, कि हर नदी के पानी का क्या गुण है आयुर्वेद के अनुसार। तालाब कैसे, काली मिट्टी के तालाब के पानी का क्या गुण होता है, लाल मिट्टी के तालाब के पानी का क्या गुण होता है, ऐसे पत्थरों के बीच से नदी जो बहती है उस पानी का क्या गुण है। ये सारे पानी के गुण में ये लोग काफी अच्छा एक कभी अध्ययन किए थे और वो लिखे हैं पूरे। ये हमको मिलता है कि हर छोटी छोटी नदी के भी पानी के गुण को लोग बताए, तो उसके किनारे रहने वालों को क्या बीमारियां ज्यादा होती, तो उससे बचने के लिए इनको क्या क्या करना चाहिए। तो ये घर भी उसमें एक हिस्सा आता है घर भी उसका एक हिस्सा है, समझो। उस इलाके में जो डिजाइन को बनाया गया है वो पानी वानी को देख करके बनाए हैं, यहाँ कैसी बीमारियां होती है, कैसे ये लोग बचा लेना है अपने आप को। बाइक निकाला था मैं कहीं से कि गंगा के पानी का क्या गुण है, यमुना के पानी का क्या गुण है, कावेरी का क्या है, गोदावरी के पानी का क्या गुण है, उस इलाके की भूमि के पानियों का क्या गुण है पूरा, उससे बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या कैसा घर होना चाहिए, ये रहता है। देखिए गांव में कितने कितने काम करने वाले कितने कितने रहना, वो भी वो रहता है परसेंटेज वो, क्योंकि वो भी सारा एक हिसाब है पूरा, कितने कितने लोग रहना है, क्या क्या रहना है। इस तरह से गांव हमारे पास में बड़े सुंदर गांव बताए गए थे ना, उनकी दूरी एगरा बड़ा, ये इलाका देखते हैं तो कभी तो बड़ा अजीब लगता है कि अपने आप नहीं बचते, योजना से बचते। हाँ, योजना से बचते, अपने अपने ही ना, योजना उसकी पूरी योजना की गई, बंद की गई। हमारे पास शहरों को उतना महत्व नहीं रहा है, 5 ही शहर रहे हैं ना, 7 शहर रहे हैं हमारे पास में, काशी, मथुरा, अवंतिका, उज्जैन और अयोध्या, और फिर बाद में पाटलिपुत्र नहीं, पाटलिपुत्र नहीं रहा है। पाटलिपुत्र कई बार बसा, कई बार उजड़ गया पाटलिपुत्र। हस्तिनापुर, हाँ हस्तिनापुर रहा है, दक्षिण का मदुरई, और फिर उज्जैन, मथुरा शहर है, अयोध्या। मथुरा अति प्राचीन शहर, सबसे प्राचीन कौन सा? मथुरा। मथुरा बहुत प्राचीन शहर मथुरा है, मथुरा। और ये कुछ है, 7 शहर है अपने पास में। द्वारिका एक, द्वारिका एक रहा है। ये 7 शहर रहे हैं अति प्राचीन काल से, और ये 7 शहर मोक्ष देने वाले माने जाते हैं। मथुरा भी, ये 7 शहर मोक्ष देने वाले माने जाते हैं। हमारे पास में बड़े बड़े शहरों में ये 7 ही शहरों का वर्णन आता है, नगरों का। उसके बाद नगर नहीं थे, क्योंकि
यहाँ पे नगर को उतना अच्छा, शहरों को उतना अच्छा माना नहीं गया था ना पूरा। इंद्र का जो एक काम था पूरा, कि किसी भी इलाके की, किसी भी एक नगर की बस्ती आबादी 5 लाख से अगर ज्यादा हो जाए तो उसको नाश कर देता था। तालाबों को नाश कर रहा था, बड़े बड़े तालाबों को नाश कर दिया, वो बड़े बड़े शहरों को नाश कर दिया था इंद्र। इसलिए उसका नाम पुरंदर है, पुरंदर। कि कभी जब एक बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए, तालाब बनाए गए थे, बड़े बड़े नगर बन गए थे, तो इन सबको खत्म कर दिया था इंद्र। कभी कभी लगता है कि फिर ऐसा कोई पैदा होना चाहिए अब। नगर, हमारे पास में नगरों की कल्पना एक अलग रही है, जहां से हमारे पास में बहुत कुछ चलता भी रहा है। हाँ, हस्तिनापुर नहीं था। हस्तिनापुर इतना, हस्तिनापुर पांडवों के टाइम पे बना हुआ है, ये इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर रहा है, मगर इसका ये नगरों में वर्णन नहीं है। काशी, मथुरा, उज्जैन, मदुरई और ऐसे द्वारका, पुरी, पुरी, पुरी कितने हो गए? 7 पुरी में पुरी, पुरी है, हस्तिनापुर नहीं। हस्तिनापुर कोई मोक्ष देने वाली नगरी नहीं रही। पुरी रहा है। ये 7 पुरियां मानी जाती है जो मोक्ष देने वाली रही है। हाँ, कई नगर कई बार बसे, कई बार उजड़ गए, मगर ये कायम रहे हैं, हजारों सालों से ये कायम रहे हैं। समझो ये 4 नहीं, द्वारिका भी रही है और पुरी भी रहा है, ये रहे हैं। ये इनके अपना एक ये रहा है। पर इंद्र का जो एक था ये, कि जो बड़े बड़े तालाब, बांध और बड़े बड़े जो शहर थे, इनको नाश करते रहता था। नाश कर खत्म मटिया देगा थे। हाँ, खत्म कर डालना क्या, आदमी भी मरेगा, सब खत्म कर डालना उसको, आदमी वादमी सबको खत्म करके फेंक डालने का, और क्या है। वो कर डालता था, वज्र प्रहार से नाश कर डालता था। सुनते थोड़ी लोग, है ना। अभी हैदराबाद को फिर पहले छोटी बस्ती बना, लोग बनाएगा थोड़ी ना। तो गाँव के जो ढंग रहे हैं, इनकी संख्या, इनकी सीमा, ये बड़ा सुंदर हमको दिखाई देता है। और ये इलाके के गांव काफी अच्छे रहे हैं। अभी तो बहुत नए 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 जो बन गए हैं, ये उस हिसाब में नहीं आते। यहाँ की पुरानी बस्तियां जितनी भी है, ये तंतोली क्या, ये अंकोली क्या, ये जैनत क्या, ये सब जिम्मा फम्माई जितने भी है, वो आज भी उसी हिसाब के बने हैं। उनके शिवार उतने ही बड़े शिवार है, पूरा वो कायम है पूरा। और एक गांव से दूसरा गांव दिखाई देता रहता है, बड़ा सुंदर। वहाँ की आवाजें सुनाई आते रहना चाहिए। वो एक छोटे से गांव का किए हैं, क्या नाम है, ये विद्यासागर ना, विद्यासागर रेड्डी, उन्होंने काफी अच्छा एक गांव का ही किए हैं पूरा। उसमें परसेंटेज पूरा दिए हैं गांव का। तो ये गांव में जो है, जितने भी कारीगर है, उसे हम लोग ये पट वट जितने भी देखते हैं, तो ये सारी चीजों के हिसाब से हमारे पास में 360 जातियों का वर्णन आता है। 360 जातियों का वर्णन आता है। 360 जाति एक 20 किलोमीटर में हो सकती है, ऐसा वो रहना है। तो हर तरह की चीज वहाँ पैदा होना है, बनना है। फर्जी के हिसाब से रहा है। अब इतना क्यों, मादिगोल तरवाता गुड़ा, ये चर्मकारों के बाद भी 51 जातियां आती है। नलपैतों में भी जात बसते मादिगोल तरवाता गुड़ा। हाँ, इनके बाद भी 49 जातियां आती है। इसके बाद भी चर्मकारों के बाद, अब जैसे चर्मकार है ना, अब ये सब एक हिसाब से जैसे चल रहा है, तो उसके बाद भी चर्मकारों के बाद भी 39 जातियां कुछ है पूरी, जो एक दूसरे पर आधारित है। अब उस टाइम पे अंग्रेजा जो हिसाब निकाले थे, वो तो पूरे हिंदुस्तान में 60,000 या 80,000 जातियां निकाले थे पूरे हिसाब में। इतनी जातियां हैं, वो कुछ निकाले थे। तो धर्मपाल जी के पास उनका हिसाब था पूरा, ये वो कितनी जातियों की यहाँ संख्या निकाले, कितनी जातियों को यहाँ माने है। वो लोग तो 60,000 80,000 कुछ रही है जातियां उस समय। तो पर यहाँ गाँव में मात्र 360 जातियों का वर्णन आता रहा है। जितने भी पट हम लोग देखे हैं, उस पटों में 360 जाति का जिक्र उठता ही है।
मुन्नुटार वही कुलालो, मुन्नुटार वही जात को जाके वो वर्णन आता है 360 जाति का। हाँ? వీళ్ళందరూ ఒకరిపైన ఒకరు ఆధారపడే ఉండాలి. सब एक दूसरे पर आधारित है। तो एक गांव में इतना तो सब होता ही था, पर ज्यादातर मुख्य जो है 18 जातियों का वर्णन आता है। अब इतना क्यों, हमारी शादियों में जो है, कर्नाटक की शादियों में भी कुछ 52 जातियों का वर्णन आता है कि 52 जातियों का सामान तो होना ही है। राजस्थान में भी 52 जातियों का वर्णन आता है कि एक शादी में 52 जातियों का ये रखना है, पूरा इतना सब कुछ 52 जातियों का भी वर्णन है पूरा। तो एक अच्छा ये रहा पूरा कि कम से कम इससे प्रशांत से हिसाब निकालने लगाया तो निकाला था। तो एक किसी की शादी होती है तो 52 जाति के कारीगरों का सामान उसमें लगता है। राजस्थान में भी ये लोग निकाले हैं हिसाब, तो 52 जातियों का होता है। अभी गोपाल के साथ में, बीकानेर वाला गोपाल के साथ में एक शर्मा जी आ गए थे, उनके पास तो बहुत सारे गाने वाने थे। शादी ब्याह में जो गाए जाते हैं, तो शादी में जो बुलाया जाता है तो किस जाति के बैठने की क्या व्यवस्था की गई है, ऐसा तो उनके लिए क्या क्या बिछाया जाता था, किस जाति वाले के लिए क्या क्या बिछाया जाता, किसके लिए कंबल, किसके लिए चादर, ये सब। अब सन्यासी वन्यासी सब कुछ कंबल पे ही बैठते हैं ना, वो कपड़े पे नहीं बैठते। तो वो हिसाब है पूरा कि कौन सी जाति का आदमी कैसे आसन पर बैठता है। हमारे देखा होता है तो वो आसन उनके लिए बिछाना है। तो ऐसा कोई 52 जाति, वो गाने बता रहे थे कुछ शर्मा जी कि ये गानों में पूरा ये वर्णन आता है।